वेलकम दोस्तों। थैंक यू सो मच आप लोगों का लेक्चर परचेज़ करने के लिए। देखिए, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो एडवांस अकाउंट्स है वो हमारा सिलेबस उसके अंदर क्या है, बराबर कि नहीं? तो चलिए हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या-क्या है। दोस्तों आपके एडवांस अकाउंट्स में एडवांस अकाउंट्स के अंदर आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। सर वो कौन-कौन सी? 1 एंड 2। बस आप देखते रहिएगा। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है दोस्तों, नंबर 1 वो आपके चैप्टर्स हैं, और नंबर 2 जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बाय 1 मेरी बात को ध्यान से देखते रहिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। चैप्टर की मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल चैप्टर बोलें तो आपके 9 चैप्टर हैं। अगर मैं चैप्टर की बात बताऊँ तो दोस्तों आपके 9 चैप्टर हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स, नंबर 1। नंबर 2 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप, एनबीएफसी, बैंकिंग, लिक्विडेशन। देखिए, ये सिर्फ मैं चैप्टर के नाम लिख रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद है नंबर 7 एमलगमेशन, नंबर 8 पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अकाउंट, नंबर 9 कंसोलिडेशन। देखिए, तो ये टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं जो हमें इस पूरे एडवांस अकाउंट्स के अंदर कंप्लीट करने हैं। ओके, पढ़ना है हमें, बराबर कि नहीं? अब यहाँ पे आप एक बात समझिए, इस सेकंड नंबर पे जो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आपको तकरीबन 12 से 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ने हैं। अब मैं उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आपको यहाँ पे नाम नहीं लिख के दिखाऊंगा, आप बस ये समझ लीजिएगा कि आपको 12 से 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो पढ़ने हैं। जब हम एएस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर कौन कौन से हमें एएस पढ़ने हैं। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये आपके पेपर में 20 से 30 मार्क्स के अंदर आता है। यानी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 से 30 मार्क्स का पेपर में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपके जो बाकी के जो चैप्टर हैं वो बताओ फिर कितने मार्क्स के आते हैं। वो अगर आपको बताऊं तो अगर आप मान लीजिए कि ये मिनिमम 20 मार्क्स का आता है, तो ये आपका 80 मार्क्स का आता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 70 से 80 मार्क्स का दोस्तों आपके ये सारे के सारे हमारे चैप्टर्स बाकी बचे हुए पेपर में आते हैं। इसमें से सीन हमारा क्या है दोस्तों, जो सबसे पहला चैप्टर आप देख रहे हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स, ये आपके एग्जाम के अंदर ये फर्स्ट वाला, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है 5 से 15 मार्क्स। ईसॉप आपके पेपर में 5 मार्क्स का, एनबीएफ 5 मार्क्स, बैंकिंग दोस्तों 5 से 15 मार्क्स का पेपर आपके एग्जाम में आता है। लिक्विडेशन दोस्तों आपका 5 से 10 मार्क्स। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दोस्तों ये आपका 10 से 20 मार्क्स। एमलगमेशन दोस्तों 5 से 20 मार्क्स। पार्टनरशिप दोस्तों आपका 10 से 20 मार्क्स। कंसोलिडेशन दोस्तों आपका 15 से 20 मार्क्स। तो देखिए, ये ना इनके ना वेटेज हैं इन सभी चैप्टर्स के। और आपका पूरा एडवांस अकाउंट जो है ना दोस्तों, आपके 2 मॉड्यूल में यहाँ पे डिवाइड हो रखा है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। जो आपका मॉड्यूल 1 है उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और ये पार्टनरशिप है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और पार्टनरशिप। एक और मॉड्यूल है दोस्तों, एएस तो अलग है,
उसके बाद फिर मॉड्यूल 2 और उसके बाद मॉड्यूल 3, यानी कि टोटल आपके 3 मॉड्यूल हैं जिसके अंदर ये सारे के सारे आपके सिलेबस का टोटल हिस्सा है, बराबर कि नहीं। ये तो हमने सिलेबस को समझ लिया कि हाँ, हमें इसके अंदर 9 चैप्टर टोटल कवर करने हैं और साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करना है। अब ज़रा ये देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो पेपर आता है वो कैसे आता है। तो पेपर किस तरीके से आता है उसको भी समझिएगा ज़रा ध्यान से। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, आपके एग्ज़ाम में टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। और ये सभी के सभी जो 6 के 6 क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल आपके 120 मार्क्स के होते हैं। यानी कहने का मतलब एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। ये जो आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये आपका क्वेश्चन जो है 100%, देखो सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ भाई, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20, 20, 20, 20। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना दोस्तों, वो 100% वो टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आता है। यानी कि एएस जो है, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का पहला आपको एएस का ही क्वेश्चन दिखेगा, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ए बी सी डी करके, ए बी सी डी, यानी कि आपको 4 एएस मिलेंगे आपको। हर एएस आपको 5 मार्क्स का मिलेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, और वो टोटल 20 मार्क्स का होगा, और वो हमारे लिए कंपलसरी होगा करना। क्वेश्चन 1 कंप्लीट करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि आपके पास रिमेनिंग जो है ये आपके कितने हैं, 5 हैं। तो इन 5 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, तो 6 को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी आपको 4 करना है और एक क्वेश्चन आपको वहाँ पे स्किप कर सकते हैं। क्लियर होगी मेरी बात। तो ये है हमारा पेपर का पैटर्न। और ये जो पेपर का पैटर्न है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में ये 3 आवर्स का पेपर का टाइम होगा, और 3 घंटे के अंदर अंदर आपको ये पूरा सॉल्व करना होगा। तो ये तो हमने सबसे पहले क्या जाना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, कि 1 बाय 1 अभी तक हमने सबसे पहले क्या समझ लिया है। तो नंबर 1 हमने अपने सबसे पहले अपने सिलेबस को समझा कि अच्छा ठीक है, एडवांस अकाउंट्स के अंदर हमें 3 मॉड्यूल पढ़ने हैं, 9 चैप्टर होंगे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तकरीबन 12 से 14 होंगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पेपर में 20 से 30 मार्क्स का आता है, और बाकी बचे हुए जो आपके रेस्ट जो बच गए वो 70 से 80 मार्क्स के पेपर में आता है। अब सिलेबस के बाद अब हम सेकेंड चीज़ पढ़ने वाले हैं क्या, देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, हाउ टू स्टडी। सेकेंड चीज़ हम समझने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी। भाई हमें पढ़ाई कैसे करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो पढ़ाई कैसे करनी है, इसमें सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी आपको मैं लेक्चर यहाँ पे देने वाला हूँ, सारे के सारे लेक्चर आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में तो हैं ही, आपको ऑलरेडी पहले से पता है। तो 100% मैं क्या करूँगा, जो आपका लेक्चर होगा वो टोटल आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, 100%, बराबर। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मैं आपको लेक्चर बताऊंगा, जो भी आप लेक्चर देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी आप लेक्चर से पढ़ाई करेंगे, वो 100% उसके अंदर कॉन्सेप्ट होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि पूरी क्लास के अंदर आईसीआई मॉड्यूल के ईच एंड एवरी क्वेश्चन यानी कि 100% कवरेज होगी। हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी हमने चैप्टर उठाया उसका हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझेंगे। आईसीआई मॉड्यूल के सभी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल, यानी कि 100% बिल्कुल कवर करेंगे। हमें क्या करना है, पहली प्रायोरिटी हमें हमेशा अपने आईसीआई मॉड्यूल की ही देनी है, यहाँ वहाँ किसी भी अदर असाइनमेंट्स के नोट्स को नहीं देनी है। बराबर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं है। आईसीआई मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके आगे कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं है। तो आईसीआई मॉड्यूल हम कवर कर लेने के बाद हम सभी चैप्टर पढ़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने चैप्टर नंबर 1 उठाया, उसको हमने कॉन्सेप्चुअल, मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाया। आईसीआई मॉड्यूल के सभी इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिए हैं।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जो मॉक टेस्ट पेपर आपका रिसेंटली जो आया होगा, जो रिटर्न टेस्ट पेपर जो आपका होता है, रिवीजन टेस्ट पेपर जो आपका होता है वो, और प्लस में आपका पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो, हम सब इन सभी क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट के टाइम में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। ज़रा एक बार हम इवेल्युएट कर देते हैं कि क्या हम सच में वाकई उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल बन चुके हैं या नहीं बन चुके हैं। तो ये हमारे 4 चीज़ें आप लोगों को उम्मीद है पक्का पक्का समझ में आ रही है। अब नंबर 5 ये है दोस्तों कि आप लोगों को क्या करना है, अपने पास ना स्पाइरल वाला रजिस्टर लगाना है। क्या लगाना है, जल्दी बोलो। स्पाइरल वाला रजिस्टर। स्पाइरल वाला रजिस्टर समझते हो क्या, जो जिसमें रिंग रिंग सा होता है। देखो, देखो ये देखो, ये आपका है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, एक बार मैं चेक करूँ यार। ये आपका स्पाइरल वाला रजिस्टर है जिसमें ये रिंग रिंग सा दिख रहा है, ठीक है या नहीं। भाई देखो, ये जो रजिस्टर है ना दोस्तों, ये आपको लगाना है। ये आपको मार्केट में मेरे ख्याल से 100-150 रुपये के आसपास की मिल जाएगी, और 100 से 150 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगी, और इसमें अप्रॉक्स 400 से 500 पेजेस होते हैं। तो आपको यही लगाना है, कोई दूसरा रजिस्टर नहीं लगाना, पतले पतले वाले बिल्कुल भी मत लगाना, बराबर। और नंबर 6 आपको, चलो मैं ये चीज़ तो यहीं लिख देता हूँ, आगे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्पायरल तो एक आपने ले लिया, स्पायरल के साथ आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि कैलकुलेटर आपके पास ओरिजिनल हो। कैशियो MJ12D नाम का कैलकुलेटर है, आप ये परचेज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये कैलकुलेटर आपके काम आएगा, और 400 से 500 रुपये का ये कैलकुलेटर मिलेगा। 3 साल की वारंटी होती है। तो यार एक ही बार परचेज़ करो, आपका एक ही कैलकुलेटर से काम निकल जाएगा। ओरिजिनल लेना, ठीक है, डुप्लीकेट मत लेना जो 100-150 रुपये वाला होता है। और पेन पेंसिल तो जाहिर सी बात है यार, आपको कैरी करके रखना ही है। सभी ICA मॉड्यूल के आपको बुक्स अपने पास रखने हैं। साथ में मैं आपको क्या करने वाला हूं दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा। प्रैक्टिस शीट कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने चैप्टर नंबर 1 उठाया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट उसके सारे समझाए। पहले हम पढ़ेंगे ICA मॉड्यूल को, ICA मॉड्यूल हम उठाएंगे, इलस्ट्रेशन देखेंगे, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम होंगे उसके क्वेश्चन देखेंगे। फिर प्रैक्टिस शीट, इस प्रैक्टिस शीट में क्या होगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर होंगे आपके, मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन होगा, रिवीजन टेस्ट पेपर होगा। यानी कि आपको MTP RTP प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे प्रैक्टिस शीट। तो आप लोग ICA मॉड्यूल को करने के बाद ही आप लोग प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है। तो ये इतनी बात तो पक्का पक्का आपको समझ में आ रही है कि हाउ टू स्टडी, जो हमें पढ़ाई करनी है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। मैं आपको 100% लेक्चर रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, 100% कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ICA के मॉड्यूल का कुछ कवरेज होगा, MTP RTP सब कुछ कवरेज होगी। आपको रजिस्टर में स्पायरल लेना है, और कैलकुलेटर अपने पास रखना है, और आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नंबर 7, आपने क्या करना है दोस्तों, कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई का ना एनवायरनमेंट तैयार करना है। सर एनवायरनमेंट कहने का मतलब कि आप लोगों को टारगेट करना है कि आप किस समय अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से मंथ में बैठ रहे हैं। देखो मुझे नहीं पता कि आपने लेक्चर कौन से मंथ में परचेज़ किया है, 1 महीने पहले परचेज़ किया है एग्ज़ाम से, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, ये बात देखो मुझे नहीं पता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना होगा। अगर आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। एक दिन में आपको 10 से 12, 13, 14 घंटे की भी स्टडी करनी पड़ सकती है। तो आपको एनवायरनमेंट अपना पढ़ाई वाला बनाना है। कोशिश करें दोस्तों कि घर के अंदर आप लोग एक कोना आप चूज़ कर लें, और उसी कोने के अंदर आप अपना टेबल सेट कर लें। आप चाहें तो लैपटॉप से भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो घर के अंदर आपको एनवायरनमेंट बनाना है। वाईफाई का इंतज़ाम रखिएगा दोस्तों, वाईफाई घर में लगवा लें। अगर वाईफाई का नहीं इंतज़ाम हो पा रहा है तो फिर मोबाइल डाटा से थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। प्रॉपर तरीके से स्टडी टेबल बनाएं, और सभी बुक्स अपने एक ही जगह पर रखें स्टडी टेबल पे। चेयर आपको थोड़ी सी कंफर्टेबल लेनी है, क्योंकि आपको लॉन्ग सिटिंग आपको करना है। तो इसकी वजह से आपके बैक में पेन ना हो, तो इस वजह से आपको चेयर एक अच्छी क्वालिटी वाली परचेज़ करनी है। तो चेयर हो गया, टेबल हो गया, रजिस्टर, बुक्स, पेंसिल वगैरह सब कुछ एक जगह पे। सामने की तरफ पे आपका होल्डर होना चाहिए, चार्जिंग वगैरह मोबाइल वगैरह करने के लिए। मतलब सारा मटेरियल आपको एक जगह होना चाहिए, और वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपके घर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों आपको फिर लाइब्रेरी चूज़ करना चाहिए, तो लाइब्रेरी में भी आप जाके पढ़ सकते हैं। देखो मुझे नहीं पता ये सारी बातें दूसरे टीचर बताते हैं या नहीं बताते हैं, लेकिन यार ये छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये हाउ टू स्टडी के अंदर ये चीज़ भी आ रही है। जी हाँ यार, बिल्कुल। मैं आपको सिर्फ़ ये लेक्चर पढ़ना थोड़ी ना बता रहा हूँ, मैं आपको ये छोटी-छोटी बातें बता रहा हूँ जो आपको बहुत ही काम आने वाली हैं। तो देखो, अगर आपका पेपर का कम टाइम बचा है, जैसे मान लीजिए आपका पेपर का 1 से 2 महीने बचा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, लाइट खाना खाना है। मतलब हल्का खाना खाना है दोस्तों। ज़्यादा हैवी आप डोज़ नहीं लेंगे कि बिल्कुल भर-भर के खाए जा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा हैवी डोज़ लेंगे तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी और आपका आउटपुट उतना आपका जो आउटपुट होगा उतना खासा मतलब नहीं निकल सकता है। लाइट खाना खाना है, सैलेड दोस्तों आपको लेते रहना है। जो आपकी सॉफ्ट, मान लीजिए जो हमारे ड्रिंक है, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए लस्सी हो गई, छाछ हो गया, समय-समय पे पानी आपको पीते रहना है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको अपनी हेल्थ का यार देखो बहुत ध्यान रखना है। आप अगर हेल्दी रहोगे तो यार देखो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा, आपका दिमाग बहुत हेल्दी रहेगा। पढ़ाई आपको समझ में आएगी, आप लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को याद कर पाओगे। अच्छा, इसके अलावा अब आपको क्या करना है, इसके अलावा दोस्तों नंबर 9, देखो आपका मेरा ना तालमेल बनेगा ना तो ही जाके मज़ा आएगा। आपको मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं? आप मेरे साथ जो है वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहेंगे। ये व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ क्या रहेंगे? कनेक्ट रहेंगे। देखो व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहेंगे, व्हाट्सएप का आपको नंबर मिल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, मैं आपको नंबर व्हाट्सएप का दे दूँगा, उससे आप मेरे से कनेक्ट रहेंगे। और टेलीग्राम का जो चैनल होगा दोस्तों, टेलीग्राम का जो चैनल है उसका आपको मेरे यूट्यूब के ऊपर, आपको पता ही है मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम क्या है, सियरा। उसके ऊपर आपको टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम के चैनल को लिंक पे क्लिक करेंगे, उस वहाँ पे वहाँ जो मेरा चैनल बना हुआ है आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है? तो जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी बात मुझे बतानी होगी, वो आपको सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे आपको मैं बताऊँगा। तो आपको मेरे से कनेक्टिविटी बना के रखनी है। आपको कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपका कोई भी डाउट है दोस्तों, बिल्कुल निसंकोच आपको क्या करना है, अपने डाउट सारे मुझे व्हाट्सएप पे पूछने हैं। तो जो मैं आपको जो डाउट सॉल्व करूँगा दोस्तों, उसका माध्यम हमारा क्या रहेगा, ये हमारा व्हाट्सएप रहेगा। और प्लस में हाँ, अगर व्हाट्सएप नहीं हो पाता दोस्तों तो मैं खुद कॉल, आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा बाकायदा, उस कॉल पे मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। और जो हमारे बड़े-बड़े जो हैवी टाइप के जो हमारे डाउट रह जाएँगे दोस्तों, मैं उन सभी चीज़ों की मैं आपको वीडियो बनाऊँगा और मैं आपको वीडियो भेज दूँगा। जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्या हो जाएँगे? कंप्लीट हो जाएँगे। बराबर कि नहीं? तो आपको देखो मेरे साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है, मेरे साथ जुड़ना है। ये नहीं कि लेक्चर परचेज़ कर लिया है और फिर कोई मतलब नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल भी गलती मत करना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि आप सिर्फ़ लेक्चर परचेज़ कर लें और कोई कनेक्टिविटी ना हो। ये बिल्कुल सही नहीं होगा आपके लिए और मेरे लिए भी। बराबर कि नहीं? कि देखो आप आपने लेक्चर परचेज़ किया है तो सिंपल सी बात है, मेरा टारगेट बहुत ही सिंपल है। मेरा टारगेट सिंपल है कि भाई किसी भी बच्चे के 60 से नीचे नहीं आए, बात ही खत्म हो गई। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पेपर में ना जो है वो एग्जाम्शन हर हाल में निकल के ही रहे। क्लियर है कि नहीं? अब सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपको पता है कि ये जो आपका ग्रुप 2 है दोस्तों, इस ग्रुप 2 के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट हैं? सर हमें पता है, एक तो हमारा एडवांस अकाउंट है जो कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, इतनी कम फीस में पढ़ा रहे हैं। दूसरा आपका दोस्तों हमारा ऑडिटर, तीसरा हमारा EIS, SM, चौथा हमारा FM, इको। आपको पता है दोस्तों कि ये जो जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं ये आपके एग्ज़ाम में 100 मार्क्स कैरी करते हैं। तो टोटल आपको 400 चाहिए। आपको 400 में से, टोटल आपके 400 है ना, इसमें से आपको 200 मार्क्स आपको लाने होंगे और एग्रीगेट 200 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। बराबर कि नहीं? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है दोस्तों कि ये जो अकाउंट्स का पेपर है ना, इसमें आपके कम से कम मार्क्स जो है ना दोस्तों, मिनिमम 60 आए और उससे ऊपर जितना ज़्यादा आए वो सबसे बेहतर रहेगा। मतलब मैं तो ये सोच के चलता हूँ कि भाई 60 से 80 यार इसी के बीच में खींच दो। आप ज़रा खुद सोच के देखो यार, एडवांस अगर अकाउंट्स के अंदर अगर आपके 80 मार्क्स आ गए, देखो यार ये इम्पॉसिबल नहीं है भाई, बहुत आसान है। मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से।
कि अगर आपके एडवांस अकाउंट्स में 80 मार्क्स आ गए, और एडवांस अकाउंट दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप यार 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो भाई, यार इसमें आपको ऑलरेडी बेस्ड कहीं ना कहीं बना होता है पहले से। तो अगर आपके एडवांस अकाउंट्स में अगर आपके 80 मार्क्स आ गए ना दोस्तों, तो बाकी सब्जेक्ट में ना आपकी टेंशन ही खत्म भाई, सिर्फ 40-40 लाने हैं और ग्रुप निकल गया। तो मैं आपको ये चाहता हूँ कि अगर आपको ग्रुप 2 निकालना है तो भाई आपको एडवांस अकाउंट पे बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देना होगा। यही एक ऐसा पेपर है जो आपको ग्रुप 2 इजीली निकलवा सकता है, वरना तो फिर समझ जाओ क्या होने वाला है। तो मेहनत दबा के करनी है। कोशिश करिए कि एडवांस अकाउंट्स में दोस्तों आप 80 पार कर दें, ताकि आपके आने वाले पेपर के अंदर आपकी टेंशन क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, बराबर कि नहीं। तो अभी आपने क्या समझा भाई, अभी आपने समझा सिलेबस के बारे में, हाउ टू स्टडी, ये स्टडी हम कैसे करेंगे। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ऐसे मॉड्यूल के मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल, एमटीपी आरटीपी में डिस्कस करूंगा। आपको स्पायरल वाला रजिस्टर लेना है, कैलकुलेटर लेना है, प्रैक्टिस शीट के अंदर आपको एमटीपी मिलेगा, आरटीपी के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले हम ऐसे मॉड्यूल को हम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रैक्टिस शीट दोस्तों आप लोगों को डाउनलोडेबल फॉर्म में मिलेगा, पीडीएफ के फॉर्म में। आप क्या करोगे, वो ऐप के अंदर जाओगे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, उसको डाउनलोड करोगे, उसका प्रिंट करवा लेना, बराबर। एनवायरनमेंट घर का बना के रखना है कि आपको पढ़ने के लिए एक बिल्कुल टेबल या ये सब चीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करें। खाना वाना के बारे में मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप पे कनेक्टिविटी मेरे साथ बना के रखनी है। और आपको कोशिश करना है कि दोस्तों कि एडवांस अकाउंट्स के अंदर आप कम से कम 80 मार्क्स यार लेकर आ सकें। और आई गारंटीड दोस्तों कि आपके ये मार्क्स कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत आसान है ये मार्क्स आपको लेकर आना। घबराइएगा मत, अपने आप पे बिल्कुल विश्वास रखिए, पॉजिटिविटी बना के रखिए, और कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरा पेपर कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, वगैरह वगैरह आलतू फालतू की कोई भी चीज़ आपको अपने मन में लाना ही नहीं है। आपको सिर्फ मेहनत करना है और अपना बेस्ट देना है, और इस तरीके से आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। क्लियर है कि नहीं है। तो ये हमारी ऐसे जर्नी रहेगी। और जैसे ही हमारा दोस्तों सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिस टाइम पे आप अपने पूरे लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, और कंप्लीट करने के बाद आपको ये बात ज़रूर ध्यान देना है कि आपको 100% लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, देखो कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उस लेक्चर को आपने वीडियो वीडियो देख ली और आपने पेन से प्रैक्टिस नहीं किया। तो पहले बता देता हूँ, 100% कंप्लीट कहने का मतलब ये है कि आपने लेक्चर टोटल 100% आपने लेक्चर देखा है, और 100% आपने प्रैक्टिस की है। यानी कि जो भी क्वेश्चंस हैं आईसीआई के, इलस्ट्रेशंस के और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के, और जो मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा, उन सभी चीज़ों को 100% आपको अपने हाथों से ऐसे करके देखना हो। यानी 100% आपको प्रैक्टिस करना होगा, 100% लेक्चर आपको अटेंड करने होंगे, बराबर कि नहीं। और आपको एग्ज़ाम से पहले कम से कम नहीं भी तो 2 से 3 बार आपको अपने सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। आपके मतलब मिनिमम 2 से 3 बार ना ये सब्जेक्ट रिवाइज हो जाना चाहिए, तो ही पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा। अब सवाल ये है कि रिवीजन हमने करनी कैसी है। तो देखो यार, मैं ना यूट्यूब चैनल के ऊपर ना, या तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, या तो पहले से वीडियो पड़ी होगी, आप चाहो तो वहाँ पे ढूंढ लेना। अगर आपके पास 3 महीने का टाइम है तो आप किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, 4 मंथ्स का टाइम है तो कैसे करोगे, 6 मंथ का टाइम है तो कैसे करोगे, अगर आपके पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है तो भी आप एडवांस अकाउंट्स की प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे, इसकी पूरी डिटेल आप लोगों को यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो देखो यूट्यूब चैनल को आप यार सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि उसके अंदर ना मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैराथन वगैरह, रिवीजन वीडियोज़ वगैरह, मैं सब कुछ मैं डालता रहूँगा, और आप लोग उस चीज़ से अपडेट रहेंगे, बराबर। तो होप दोस्तों आप लोगों की जर्नी बहुत ही अच्छी रहे, और पास होना है, इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना। भाई पास होना है, एडवांस अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, और ग्रुप निकाल के रहना है। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, और चैप्टर नंबर 1 से शुरू करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों। वेलकम दोस्तों। तो क्या हाल चाल आप लोगों के, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या शुरू करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिए। आपके जो एडवांस अकाउंट्स हैं ना, इसके अंदर मैं ना इस पूरे आपके एडवांस अकाउंट्स को मैंने 3 लेवल के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया है। वो लेवल कौन से हैं, देखो भाई। सबसे पहला ये जो है वो आपका है 100% ईजी। इसके अंदर ना 3 चैप्टर हैं, आप पता है कौन कौन से, बाय बैक, ई सॉप और एनबीएफसी।
बाय बैक आपके ये तीनों चैप्टर अगर आपके मैं एग्ज़ाम के अंदर बता दूँ, तो आप यूँ समझ लीजिए कि मिनिमम आपके 15 मार्क्स का हो गया, ठीक है? और मैक्सिमम आपके 25 मार्क्स का हो गया। एवरेज वाला जो है उस वो आपका है बैंकिंग, लिक्विडेशन और इंटरनल रिको। अगर आपके मिनिमम मार्क्स की अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो ये आपके 15 हो गए। और मैक्सिमम की बात करूं तो ये कितना आ सकता है, 25 और प्लस में 20, यानी कि ये अप्रॉक्स 40 समझ लीजिए। और सबसे लास्ट वाला दोस्तों वो आप यूँ समझ लीजिए कि ये आपका 30 से 45 इस तरीके के। अब देखो यहाँ पे हमें पता है क्या करना है यार, देखो हमें ना समझना है कि पढ़ना कैसे है, चालाकी से पढ़ना है आप लोगों को, होशियार बनना है। समझ में बात आ रही है क्या? बिल्कुल होशियार चंद्र बनना है। तो हम पता है क्या करेंगे, हम ना सबसे पहले ना ये जो इजी वाला है ना दोस्तों 100%, जिसपे मैंने ये देखो ग्रीन ग्रीन कलर से मैंने लिख दिया है 100% ईजी। हम सबसे पहले ना इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये इतना आसान है ना कि पूरे में से पूरे मार्क्स लाना दोस्तों बहुत ही हलवा है। अगर ये 15 मार्क्स का आएगा तो भाई देखो 15 में से 15 ही चाहिए। 25 का आएगा तो 25 में से 25 भी चाहिए, 25 ही चाहिए, उसमें से एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए, पूरा बराबर नंबर चाहिए। फिर उसके बाद हम तैयारी करेंगे एवरेज की। एवरेज में भी हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि जितने मार्क्स का आएगा उसका 95% हम कम से कम ले सकें। फिर उसके बाद ये जो थोड़ा सा आपका एडवांस रह गया, थोड़ा सा बड़े लेवल के चैप्टर्स हैं, इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि अप्रोक्स आपके हम कम से कम नहीं तो 80% तो मिनिमम आ जाए। ऑन एंड एवरेज बेसिस पे हमें ये देखना है कि एग्जामेशन हर हाल में लानी है, और हमारा टारगेट पता क्या रहेगा, 80 प्लस का रहेगा। दिमाग में इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से डाल लेना है, बराबर कि नहीं? तो अब मैं पता यार क्या कर रहा हूँ, सुनो। हम इन तीनों में से कोई भी एक चैप्टर उठा लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो यार मैं ना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी जो है आज की क्लास से ये बाय बैक शुरू कर रहा हूँ। क्या शुरू कर रहा हूँ? बाय बैक। तो आपका ये रहा मॉड्यूल, देखो ध्यान से, ये आपका मॉड्यूल है। पीछे हो जा भाई। ये देखो आपके मॉड्यूल में ना ये आपका सेकंड मॉड्यूल है कि नहीं? जो आपका सेकंड मॉड्यूल है ना, उस सेकंड मॉड्यूल के अंदर ना ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। इसका नाम पढ़ो, देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो नाम पढ़ो। सर ये जो है इसका जो नाम लिखा है वो क्या लिखा है, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। आपको आने वाला है बहुत ही मज़ा, क्योंकि आपके एडवांस अकाउंट्स के अंदर आने वाला है एग्जाम्शन कम से कम। यार तभी तो आप लोगों ने यार लेक्चर परचेज किया है, जाहिर सी बात है। तो आप लोगों के विश्वास को कायम रखना है, नहीं रखना? बिल्कुल रखना है। सुनो, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज एंड इक्विटी शेयर। देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर ना टोटल ना आपके दो टॉपिक हैं, सुनना ध्यान से। ये जिसको मैंने सबसे पहले सर्कल किया, वो आपका जो बाय बैक है ना, ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। और सबसे लास्ट में आप ये देख रहे हैं डिफरेंशियल राइट, ये आपका सेकंड टॉपिक हो। तो पहले तो ये समझ लो कि आपको इसके अंदर पढ़ना क्या है। इसमें आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, बराबर कि नहीं? अब इन दोनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपके पेपर में आ जाएगा। सबसे लास्ट वाले टॉपिक की बात करूं दोस्तों, तो ये आप विश्वास करिए कि इसको कंप्लीट करने में ना हमारे 30 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो देखो भाई इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है। मैं कभी नहीं कहता कि ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बस सीए का एग्ज़ाम है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसे ही हमसे कुछ भी पूछ लेता है। और जो ये समझते हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लो, बिना इंपॉर्टेंट वाला छोड़ दो, तो उनका ना पोपट कट जाता है पेपर के अंदर। आपको ऐसा नहीं करना एग्जाम में, इंपॉर्टेंट सब कुछ है। लेकिन अगर मैं लेंथ की बात करूं, ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और सेकंड टॉपिक जो है ये आपका थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो देखिए नाम क्या है इसका, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। अब मुझे ये बात बताओ यार, आप लोग बताना, मुझे बताओ अच्छे से कि क्या आप लोगों ने ग्रुप वन पढ़ रखा है? क्या ये मैं एज्यूम कर लूँ कि ग्रुप वन में आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ रखी है ऑलरेडी? चलो मेरी एजम्पशन ये रहती है कि यार आप लोगों ने पहले से ना अकाउंटिंग आपने ग्रुप वन में पढ़ रखी है। उसमें आप लोगों ने एक चीज़ देखा था कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है दोस्तों, रिडम्पशन होता है, बराबर या नहीं? अब ईमानदारी वाली मुझे बात बताइए, सबसे पहले मैं बात बताऊं
तो ये जो डिबेंचर होता है, तो ये बताओ डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है तो बताओ डिबेंचर का क्या होता है? अगर हमें पता है ना, डिबेंचर को एक फिक्स पीरियड के टाइम पे उसका रिडम्पशन होता है। बिल्कुल बात सही है यार। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल होते हैं, सर ये प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का क्या होता है? सर आप लोगों को पहले से पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का भी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद इसका रिडम्पशन होता है। रिडम्पशन बोले तो वापस करने का। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे किसकी? इक्विटी शेयर्स कैपिटल की। इक्विटी शेयर्स कैपिटल की। तो दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल का कभी भी रिडम्पशन नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनी जो होती है दोस्तों, कंपनी के लिए ये प्योर कैपिटल है। दरअसल कंपनी के असली जो रियल में असली वाले जो ओनर होते हैं ना, वो कौन होते हैं? इक्विटी वाले ही होते हैं, जिनको सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है। आपको पता होना चाहिए बात तो। अब इक्विटी शेयर कैपिटल को अगर हमें कम करना है दोस्तों, तो उसका बायबैक होता है। सर बायबैक बोले तो यार बात समझ में नहीं आई। तो हमें क्या करना है दोस्तों, थोड़ी हल्की फुल्की सी ना एक थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, देन उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो ज़रा इधर, ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने बनाया एक कंपनी। ये लो, ये लो, ये मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया है कंपनी। कंपनी भाई, कंपनी। ये लीजिए, ये हमारी कंपनी है दोस्तों। ओके, एग्जाम्पल के लिए इस कंपनी का नाम है टाटा। कंपनी क्या करती है दोस्तों? पब्लिक को, इसका मतलब है कि जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, जो पब्लिक होती है, ये कौन है? ये पब्लिक है कि नहीं? कंपनी पब्लिक को क्या करती है? शेयर इशू करती है, बराबर। यानी कि शेयर का सर्टिफिकेट दे देती है, और इस बंदे से कंपनी क्या करती है? फंड को रेज करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर्सन ने कंपनी को पैसा दिया है, और ये जो पर्सन कहलाता है क्या? इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि ये शेयर होल्डर बन गया। कंपनी ने शेयर इशू किया मार्केट में, और शेयर होल्डर से क्या लिया है कंपनी ने दोस्तों? पैसे ले लिए हैं, बराबर। अब इस कंपनी का ऑनर कौन है? इस कंपनी का ऑनर है, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, इक्विटी शेयर होल्डर है। लेकिन इस पूरे कंपनी को रन करने वाले कौन होते हैं? रन करने वाले दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट होते हैं। ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर कंपनी कभी भी शेयर को इशू करती है, कंपनी क्या करती है बोलो? शेयर को इशू करती है। थोड़ा सा पेज इंसर्ट करना होगा दोस्तों मुझे यहाँ पे। चलो इतना इंसर्ट कर लेते हैं, इतना इंसर्ट करना काफ़ी रहेगा। तो देखो, मेरी बात सुनो। जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी यहाँ पे जर्नल एंट्री करती है। अगर मान लीजिए कंपनी ने प्रीमियम पे शेयर इशू किया है, तो आप जर्नल एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ओके, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यही होता है ना? बोलो है ना? यस यस, ये बिल्कुल यही एंट्री होती है, यही हमारी जर्नल एंट्री होती है। देखो यहाँ मैंने जो जर्नल एंट्री लिखा है ना यार, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन, वो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कुछ नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट एंट्री पास कर दी। तो कंपनी जब अपना शेयर इशू करती है, तो कंपनी के बैंक में बैलेंस बढ़ता है, कंपनी के शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो भाई कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा बढ़ जाता है, बराबर या नहीं? अब यहाँ पे पता है क्या बात हो रही है दोस्तों? यहाँ पे कंपनी ना अपना ना शेयर बायबैक कर रही है। बायबैक कहने का मतलब ये है कि यही जो कंपनी है, इस शेयर होल्डर को क्या करेगी? बोलेगी कि भाई तू ना हमसे ले ले पैसे, तू हमसे क्या ले? पैसे ले ले, और जो तेरे पास जो शेयर पड़ा हुआ है ना, वो हमें वापस कर दे। अब कंपनी क्या कर रही है दोस्तों? अपना शेयर जो है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो अपना घटा रही है, वो कम कर रही है। उसी चीज़ को हम बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब हमारे मन में ना ये सवाल आएगा, यार ये क्या सीन है? कंपनी अपना शेयर कैपिटल क्यों रिड्यूस कर रही है, रिडक्शन क्यों कर रही है यार शेयर कैपिटल का? देखो, तो इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। आप अपने मॉड्यूल पे आइए, ये इतना खूबसूरत मॉड्यूल है ना दोस्तों।
कि पता नहीं मोस्टली स्टूडेंट ना यार इस चीज़ की ना बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। अब क्या बताएं भाई। लेकिन ये मॉड्यूल ही कैसा है दोस्तों, जिसकी वजह से आपके अच्छे खासे पेपर जा सकते हैं। अगर आप मॉड्यूल को बहुत ही सीरियस लेते हैं, इसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा, मैं आपको बता। तो यार देखो मॉड्यूल पे आओ सीधा सीधा, और यहाँ पे लिखा है। और हाँ, वो आपको बात याद है ना कि वो जो प्रैक्टिस शीट है आपको उसका पीडीएफ ले लेना, उसका डाउनलोड कर लेना है, बराबर कि नहीं। और जो आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे मैं उसके आपको अलग से नोट्स दूंगा, तो उसके भी डाउन नोट्स मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस शीट आपको जो क्वेश्चन पेपर की मिलेगी वो भी मिलेगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि परचेज करना खुद के शेयर्स, और कंपनी खुद का शेयर्स परचेज कर रही है मार्केट से। when shares are bought back by a company and they have to cancel by the company, सिंपल सी बात है। कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, अपना रिडक्शन कर रही है भाई, रिडक्शन कर रही है। कितनी खूबसूरत लाइन है यहाँ पे, कंपनी डिक्रीज कर रही है अपना शेयर कैपिटल, सिंपल है। अब इसके आगे वाली लाइन अभी फिलहाल मत पढ़ो, अब यहाँ पे आ जाओ। अब हमारे मन में यही सवाल होता है कि यार कंपनी अपना शेयर कैपिटल क्यों रिड्यूस कर रही है, यार हमें इसका मामला समझ में नहीं आया। तो देखो कंपनी अपना शेयर कैपिटल क्यों रिड्यूस कर रही है, गौर से समझिएगा। पहले मैं एक आपको ना यहाँ पे एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा ज़रा। अब मान लीजिए कि ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है दोस्तों, इसके पास ना टोटल 1000 शेयर्स हैं। ओके। और 1000 में से आप यूँ समझ लीजिए कि जो 600 शेयर्स हैं वो प्रोमोटर के पास है। देखो अब ये मत बोलना कि भाई प्रोमोटर क्या होता है। जैसे रिलायंस कंपनी की बात बताऊँ तो मुकेश अंबानी जी प्रोमोटर हैं, आपको पता ही होना चाहिए बात तो। और 400 शेयर जो हैं दोस्तों वो पब्लिक के पास है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास होल्डिंग कितने की हो गई। यार बहुत ही सिंपल यार, 600 शेयर्स हैं इनके पास 1000 में से, तो जाहिर सी बात है इनका जो पावर है कंपनी के अंदर वो 60% का है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या। यस सर, बिल्कुल आपकी बात पक्का पक्का हमें समझ में आ रही है कि आप क्या कहना चाहते हो। अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो जो पब्लिक के पास जो शेयर्स है उनका जो पावर है दोस्तों टोटल वो कितना है ये बताओ। 40% है, बराबर कि नहीं। अगर कंपनी क्या करती है, मार्केट से जाकर 200 शेयर्स क्या कर लेती है दोस्तों, बायबैक कर लेती है। यानी पब्लिक को बोलती है कि अपने 200 शेयर्स हमें वापस दो और उसके बदले आप अपने पैसे लेके चले जाओ। तो ये बताओ आप मुझे कि पब्लिक के पास जो शेयर्स बचेंगे वो कितने बचेंगे, 200 बचेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे सीन क्या हो गया, प्रोमोटर के पास है 600 शेयर्स, अब पब्लिक के पास हो गए आपके 200 शेयर्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ। अब मुझे ये बताओ प्रोमोटर के पास जो शेयर्स की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 600 डिवाइड में 800 हो जाएगी। क्या आपको ये समझ में आया। यार कैलकुलेटर कहाँ चला गया। तो अब मुझे ये बताओ कि जो क्या नाम है प्रोमोटर जो हैं उनके पास यार ये जो पावर होगी 600 डिवाइड में, अरे हो ना डिवाइड भाई। अब इनके पास बताओ पावर कितनी की हो गई, 75% की होल्डिंग हो गई यार। अब तो इनकी कंपनी में और चलेगी। और जो पब्लिक के पास है अब उनके पास सिर्फ पावर कितनी बच गई, 200 डिवाइड में 800, और तो इसका मतलब ये हो गया आपका 25%। तो बताओ यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी बाय बैक करती है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि कंपनी के पास बहुत सारा सफिशिएंट फंड है, बहुत पैसे पड़े हुए हैं, तो कंपनी ओनरशिप घटाना चाहती है पब्लिक का। तो यहाँ पे भी तो यार पहले वाले केस में भी तो ओनरशिप कंपनी ने घटाया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, वैसे देखा जाए तो दूसरा रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर बढ़ाना। अर्निंग पर शेयर बढ़ाना, देखो अर्निंग पर शेयर के बारे में ना आपको ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखने को मिलेगा। उसके अंदर आप बहुत इस चीज़ को डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट तरीके से समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कंपनी में प्रॉफिट 1 लाख का है और इक्विटी शेयर्स हमारे 1000 है। तो ये बताओ कि एक शेयर पे अर्निंग कितने की हो रही है, 100 की हो रही है, बराबर कि नहीं। अगर मान लो प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल रिमेन है जो कि वो आपका 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन लेकिन रुको 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 रुको, अब जो है आपका जो शेयर बच गया है वो 800 बच गया है। अब मुझे ये बताओ कि अर्निंग एक शेयर पे कितने की हो गई। तो सर अर्निंग जो है एक शेयर पे आपके निकल के आती है 125 रुपीज़ पर शेयर। यानी शेयर घटाने की वजह से ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ गया।
तो देखो यहाँ पे ही हमारे रीज़न लिखे हुए हैं दोस्तों। देखो यार, ये जो थ्योरी है ना, मैं आपको बताऊँ, ये सब थ्योरीज वगैरह नया पेपर में समझ लो बहुत ही, वैसे यार ये सब चीज़ें तो आती नहीं है। 5-5 मार्क्स में थ्योरीज आती हैं, वो पार्टनरशिप से आता है। देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। थ्योरीज आपके पेपर में ना दोस्तों आती है, मैं मना नहीं कर रहा कि आपके पेपर में थ्योरी नहीं आती है, वो सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसके साथ थ्योरी आती है। तो थ्योरी के जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों आने के, वो पार्टनरशिप से ही आते हैं। बाकी कुछ और भी चैप्टर से आपके थ्योरीज आ सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप चैप्टर से सबसे ज़्यादा थ्योरी पूछी जाती है। तो थ्योरी का आप लोगों को उतना टेंशन नहीं लेने का है, बराबर कि नहीं है? तो यार ये चीज़ ना, हम ना एक तरीके से देखा जाए तो नॉलेज के लिए बढ़ रहे हैं। तो ये बताओ कि भाई बायबैक क्यों किया जाता है? तो बायबैक क्यों किया जाता है, उसका रीज़न क्या है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके आगे मत पढ़ो अभी। अब आगे लिखा है, टू इंक्रीज प्रोमोटर होल्डिंग एज द शेयर विच आर बोट बैक आर कैंसिल। यानी कि प्रोमोटर की होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। और ए वाले में क्या कर रहे हैं दोस्तों, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर रहे हैं। अब जरा पढ़ के देखना, इफ देर इज नो डायल्यूशन इन कंपनी अर्निंग एज बाय बैक ऑफ शेयर रिड्यूस द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर। इसका मतलब यही है कि भैया अपना ईपीएस बढ़ा रहे हैं और अपना शेयर्स क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपना कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, सी वाला क्या हो सकता है दोस्तों, टू डिस्करेज अदर टू मेक हॉस्टाइल बिड टू टेक ओवर द कंपनी एज अ बाय बैक विल इंक्रीज द प्रोमोटर होल्डिंग। यार आप लोग इसका मतलब समझ रहे हो कि कोई कंपनी ना दूसरे कंपनी को हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर ले। टेक ओवर समझते हो क्या? जैसे एग्जांपल के लिए रिलायंस कंपनी ने किसको, बिग बाजार को टेक ओवर कर लिया, या अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को टेक ओवर कर लिया। तो टेक ओवर करने का मतलब ये है कि अगर बाजार के अंदर शेयर होल्डर जो हैं उनके पास परसेंटेज होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। एग्जांपल के लिए मेरी बात समझ लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ यार, यहीं बता दूँ क्या आप लोगों को, चलो आपको यहीं बता देता हूँ। मान लो, ध्यान से सुनो, कोई भी एक कंपनी है जिसके प्रोमोटर के पास जो है दोस्तों, वो आपके 400 शेयर्स हैं, और जो पब्लिक है उसके पास उसके क्या नाम है 600 शेयर्स हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो पब्लिक है, इस पूरे पब्लिक के शेयर्स को क्या नाम है, अडानी ग्रुप परचेज कर लेती है। अडानी ग्रुप ने पूरे के पूरे पब्लिक शेयर्स को क्या कर लिया दोस्तों, परचेज कर लिया। तो ये बताओ, ये जो भी कंपनी होगी XYZ, जो भी कंपनी होगी, इस कंपनी के ऊपर ऑटोमेटिक जो होल्डिंग, जो जो दबाव बन जाएगा, वो किसका बन जाएगा ऑटोमेटिक, अडानी ग्रुप का बन जाएगा। क्योंकि अडानी ग्रुप के पास दोस्तों 50% से ज़्यादा, यानी कहने का मतलब है 60% इसके पास क्या है, होल्डिंग है। होल्डिंग करने से कहने का मतलब है अडानी ग्रुप इस कंपनी की 60% की ऑनर बन जाएगी। अगर उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया तो उस कंपनी के अंदर मनमानी कौन करने लग जाएगा, अडानी ग्रुप करने लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या है? लेकिन अगर नंबर ऑफ शेयर्स प्रोमोटर के पास ज़्यादा, मान लो प्रोमोटर के पास 800 शेयर्स हैं और मार्केट के अंदर सिर्फ 200 शेयर्स हैं, लो भाई खरीद लो। हम्म। तो लो जी दोस्तों, अभी हम जो बात कर रहे थे, वो हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे कोई कंपनी जो है, किसी कंपनी के ऊपर कोई दूसरा जो पर्सन है वो उसके ऊपर हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर दे। उम्मीद है कि आप मेरी बात पक्का समझ पा रहे होंगे। ओके। अच्छा, ये ई वाला क्या लिखा है, टू पे सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर व्हेन द कंपनी डज नॉट नीड इट फॉर बिजनेस। अच्छा, ये कह रहा है कि यार ये देखो, हमारे पास ना पैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें उस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यार जो जिनके पास शेयर्स हैं, उनको पूरे के पूरे जो पैसे उनके बनते हैं वो वापस करो, उनसे शेयर से ले लो, मौज हो गई। अच्छा, और उसके बाद ये डी तो आप खुद से पढ़ लीजिए, काम खत्म।
अब देखो, आपको अभी क्या बात समझ में आई है? अभी आपको सिर्फ इतना समझ में आया है, अभी आपको इतना समझ में आया है कि ये जो बाय बैक है वो क्या होता है। बोलो हाँ या ना? कि बाय बैक कहने का मतलब है कोई भी कंपनी अपना शेयर मार्केट से परचेज कर रही है अपनी होल्डिंग बढ़ाने के लिए, और शेयर होल्डर को पेमेंट कर रही है। तो यही तो हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने का है, बराबर कि नहीं? अब सुनो, अब सुनो यहाँ पे। अब असली मुद्दा ये आता है कि जब कंपनी बायबैक करेगी, ठीक है, तो बायबैक करेगी तो सोर्स ऑफ बायबैक क्या होगा? सर आप ये सोर्स ऑफ बायबैक क्या बोल रहे हो, पहले ये तो समझाओ। यार कितना सिंपल सा मामला है। जब ये कंपनी शेयर होल्डरों को पैसे देगी और पैसे देकर उनके उनसे वापस अपने शेयर, अपने ही शेयर, खुद के शेयर वापस ले लेगी और उसको कैंसिल कर देगी, फाड़ के फेंक देगी, वही बाई बैक होता है। अब मुझे एक बात बताओ, टाटा कंपनी शेयर होल्डर को पैसे देगी तभी तो बायबैक होगा। तो टाटा कंपनी के पास कहाँ से पैसा आएगा जिस पैसे को वो यूज करके मार्केट से अपने ही शेयर्स खरीद लेगी? तो हमें वो सोर्स समझना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों, आपको क्या एग्जाम्पल ले लूँ यार। चलो, आपके घर में ना मैरिज है किसी फैमिली मेम्बर की, और मैरिज में खर्चा होने वाला है अप्रोक्स 20 लाख रुपीज़ का। भाई वो जो 20 लाख रुपीज़ है उसका कुछ तो सोर्स होगा। सोर्स एग्जांपल के लिए आपकी मम्मी ने अलग से पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, आपके पापा ने एफडी करवा रखी है, आपके पापा ने एलआईसी करवा रखी है। तो अलग अलग जगह से क्या होगा दोस्तों, पैसा इकट्ठा होगा जिससे वो शादी सम संपन्न की जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सोर्स ऑफ बायबैक कहने का मतलब है कि हम पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे ताकि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो मार्केट में बने हुए हैं हम उनको पेमेंट दे और उनसे शेयर वापस ले। तो सोर्स ऑफ बायबैक दोस्तों क्या है? दो है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला वो है दोस्तों आपका आउट ऑफ फ्री रिजर्व। बोलो 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 बोलो, आउट ऑफ फ्री रिजर्व। ये आउट ऑफ फ्री रिजर्व क्या होता है भाई? ये आउट ऑफ फ्री रिजर्व क्या होता है, इसको हम समझ रहे हैं। ये जो आउट ऑफ फ्री रिजर्व है ये क्या है? ठीक है, कि मैंने नोट्स बनाए थे कहीं पे, अभी देखते हैं। चलो, और दूसरा जो है वो है दोस्तों फ्रेश इशू। ओके ओके ओके, ठीक है जी। तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व है पहला, और दूसरा क्या है दोस्तों? फ्रेश इशू। देखो फ्री रिजर्व क्या होता है यार, बहुत ही सिंपल है। वो पैसा जो कंपनी ने अर्न किया है, कंपनी ने कमाया है, और वो पैसा अभी तक रखा हुआ है। उस पैसे को अभी तक ऑनर के अंदर, यानी कि जो शेयर होल्डर हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। वो पैसा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता है, ऐसे पैसे को हम बोलते हैं फ्री रिजर्व। अब फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है, जैसे एग्जांपल पी&एल हो गया, जर्नल हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये आपके फ्री रिजर्व हैं। फ्रेश इशू कहने का मतलब क्या है कि आप एक नया शेयर इशू कर रहे हैं, नया फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं। वो फ्रेश इशू इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकता है या प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो आईसीएम मॉड्यूल के अकॉर्डिंग दोस्तों हर जगह इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल नहीं है। तो फ्रेश इशू कहने का मतलब है आपने किसी नए कैटेगरी के शेयर इशू किए, वहां से जो पैसा आया वो पुराने इक्विटी शेयर होल्डर वालों को आपने दिए और उनके शेयर्स आपने परचेज कर लिए। और फ्री रिजर्व कहने का मतलब है कि जो आपके पास पहले से पैसे पड़े हुए थे, आपने उस पैसे को उठाया, पुराने शेयर होल्डर को दिया और उनसे शेयर वापस लिया, शेयर कैंसिल कर दिया, और प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली। आपको ये बात, दो सोर्स समझ में आ रहा है कि हमारे पास पैसे कहाँ से इकट्ठे होते हैं? हाँ, हमें क्वेश्चन में जर्नल एंट्री कैसे करनी होती है, बैलेंस शीट कैसे बनाना होता है, क्या करना होता है सर, कौन कौन सी एंट्री पास करनी होती है, यार ये देखो ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। बस आप सिर्फ थोड़ा सा अपना बेस बनाइए। अगर आपको बेस समझ में आ गया कि भाई चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो आधा काम तो यार वहीं आसान हो गया। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बात बता रहा हूँ, है कि नहीं? अब देखो, इधर की तरफ आओ, यहाँ पे ध्यान दो।
अब ये जो फ्री रिजर्व है, इस फ्री रिजर्व में क्या क्या होते हैं, ये देखो, ये ना नोट्स ना मैंने पहले से ही तैयार कर रखा है। मैंने पहले से दोस्तों ये इसलिए तैयार कर रखा है कि यार देखो, मैं आपको ये चाहता हूँ ना कि अपना टाइम आपका ज़्यादा से ज़्यादा बचे। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यार आप लोग ना यार 1.5 या 2 की स्पीड से ही वीडियो देखते हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है, समझ रहे हो क्या? तो मैं भी चाहता हूँ कि यार आप लोगों का टाइम ना ज़्यादा वेस्ट ही ना हो, कम टाइम में ना ज़बरदस्त आउटपुट निकले, बराबर कि नहीं? यस, बिल्कुल बिल्कुल बराबर सर, बिल्कुल। आप हमें आगे बताइए। तो देखो, फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है, ध्यान से देखो ज़रा। ये वो अमाउंट होता है, वो अवेलेबल अमाउंट होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, यानी कि जो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को बांटा जा सकता है, बराबर कि नहीं? अब जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, जनरल रिजर्व, आपका रेवेन्यू रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आता है, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट। आपको डब्ल्यू सी आर आफ्टर एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है? आपने शायद फाउंडेशन क्लास में पढ़ा होगा या तो 12th क्लास में पढ़ा होगा। यानी कि वर्कमैन को क्लेम देने के बाद जो अमाउंट, जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस बचता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी आपने को पता होगा, पहले से ही आपने 12th में पढ़ा होगा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट मार्केट में हमने किया था, उस पर कोई लॉस हो गया तो आईएफआर में एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा वो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्री रिजर्व बन जाएगा। बस आपको इन चीज़ों को याद कर लेना है। मोटा मोटा देखा जाए तो पेपर के अंदर 1 2 बस 3 ये चीज़ें बस यूज़ होती हैं। बाकी की 4 5 6 चीज़ें जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं। तो भाई देखो, फ्री रिजर्व है ना, ये यही होता है। आपको सामने मैंने एग्जाम्पल बता दिया। सर, सर एक बात बताओ, ये जो भी आपने पहले से ये जो नोट्स बना रखा है, क्या हम इसको कॉपी करें रजिस्टर में? देखो, अगर आप रजिस्टर में कॉपी करते हो ना, मेरे साथ साथ पढ़ने के दौरान आप अपने अपने हाथों से खुद अपनी राइटिंग से लिखते हो, तब तो समझ लो सुभान अल्लाह दोस्तों, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं लिखते हो तो ये पूरे के पूरे नोट्स दोस्तों आपको मेरे यहाँ टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। यूट्यूब पे मेरे वीडियोस पे दोस्तों, मोस्टली वीडियोस पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है भाई। वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये आपको लिखा मिलेगा बाय बैक ऑफ शेयर्स, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ओके। तो क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? अभी तक हमने क्या पढ़ा है भाई? हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बहुत ही थोड़ी सी चीज़ पढ़ी है कि हमने ये समझा कि बाईबैक क्या होता है। अच्छा, बाईबैक जब होता है तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कब क्या एंट्री करती है, ये करती है। अब ज़रा एक बात बताऊं, अगर आप मुझे बस ये बात सोच के बताओ कि अगर जब हम बायबैक करेंगे तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? सोच के बताओ, प्रैक्टिकली सोच के बताओ, लॉजिक लगाओ। देखो यार, एक हो गया कि आप, मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाया और आपको समझ में आ गया और आपने उसका रिप्लाई कर दिया। लेकिन यार यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप खुद सोचो कि आप अपना कॉन्सेप्ट लगाओ कि बायबैक होगा तो क्या एंट्री होगी। बहुत ही सिंपल फंडा है यार। अब जब बायबैक होगा तो यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उसके बाद टू बैंक। लो भाई, हो गया बायबैक, इसी को तो बायबैक बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब बायबैक कैसे होता है, पार पे भी होता है, प्रीमियम पे भी होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों, घबराना नहीं है। देखो, हमें ना यार यहाँ पे ना जल्दबाजी वाला काम नहीं करना, आराम से पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट समझना है। देखो, मैंने आपको पहले ही वादा कर रखा है, यूट्यूब पे आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी कि हाउ टू प्रिपेयर एडवांस अकाउंट्स। तो दोस्तों, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूं अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना, और एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी आ गया ना, तो भी आप उसका आंसर लिख देंगे। बोलो, बात ये मानते हो या नहीं मानते हो? तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भाई होनी ही चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओके। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। ओह अच्छा, हाँ, और ये सोर्स क्या होता है? ये रहा सोर्स, आउट ऑफ फ्री रिजर्व से देंगे या तो फ्रेश इशू से देंगे। तो ये भी बात समझ में आ गई है। लेकिन जरा रुको रुको रुको, कंपनी एक्ट में ना कुछ ना कंडीशन है। क्या कह रहे हो सर यार? मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि कंपनी एक्ट में ना कुछ कंडीशन हैं, कुछ सेक्शन के, उन कंडीशन को अप्लाई करके ही बायबैक किया जा सकता है। बायबैक कैसे किया जाएगा? दो सोर्स हैं, फ्री रिजर्व से और फ्रेश इशू से। और जब हम बायबैक करेंगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का ऑलरेडी नोट्स ये पड़े हुए हैं। ये सारे हमारे क्या है दोस्तों, बायबैक करने का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हमारे नोट्स हैं। ये लो भाई, ये लो, दबा दबा के नोट्स मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है। लेकिन बायबैक करने के लिए वो कंडीशन क्या है जो हमें फुलफिल करने हैं? बिना उन कंडीशंस को फुलफिल किए हम बायबैक कर ही नहीं सकते हैं। तो वो कंडीशंस आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी बहुत कंडीशन मैं आपको समझा देता हूँ।
देखो ये कंडीशन देखा जाए तो नीचे की तरफ आप देख रहे हो ना, इतने सारे हैं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए क्या ज़रूरी है, आप बस उस चीज़ को समझ जाइए। और जितने भी कंडीशन है, एक एक कंडीशन है दोस्तों, मैं सभी कंडीशन का मैं जिक्र करूंगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, मैं जब मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ ना आपको ना अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। अभी तो सिर्फ हम ये ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं सभी चीज़ों को, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो ही आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है आप लोगों को, बराबर। सर हम बिल्कुल नहीं घबराते हैं। देखो, तो कंडीशन क्या है कि दोस्तों, कि ऑथोराइज बाय आर्टिकल, मतलब आर्टिकल में ये साफ साफ ऑथोराइजेशन होना चाहिए कि भाई आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि हाँ भाई फलाना कंपनी जो है ये बायबैक कर सकती है। दूसरा, ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर कंपनी टोटल शेयर का 10% से ज़्यादा बायबैक कर रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ बताओ भैया, टोटल कंपनी, जो कंपनी क्या कर रही है, वो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, यानी कंपनी जो है दोस्तों, जो शेयर है ना, वो 10% पेड अप और फ्री रिजर्व, यानी कि कहने का मतलब ये कि कंपनी अगर 10% से ज़्यादा के शेयर बायबैक कर रही है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए। कौन सा रेजोल्यूशन होना चाहिए, देखो भाई, स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन अगर 10% तक ही कंपनी कर रही है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम बन जाएगा। मैंने देखो पहले से थोड़ा बहुत एज्यूम कर रखा है कि आपने ग्रुप वन पढ़ रखा है, और ग्रुप वन में यार आप लोगों ने लॉ भी पढ़ा होगा भाई। और लॉ में आपको पता ही होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑलरेडी। अच्छा, अब उसके बाद देखो क्या अगली कंडीशन, आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर। यानी कि अगर जब भी ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो बायबैक जो है ना 1 साल में हो जाना चाहिए। अच्छा, और अगली कंडीशन क्या है, रिसोर्स टू बी यूटिलाइज फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, यानी कि जब बायबैक होगा तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे बायबैक करने के लिए, तो यार ये रहा फ्री रिजर्व, मैंने ऊपर बता दिया था। ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री रिजर्व का हिस्सा होता है, बाय इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटी, मतलब नए शेयर इशू करके। ठीक है, ये अभी नोट वाली चीज़ें दोस्तों बिल्कुल नहीं पढ़ना, अभी बिल्कुल भी मत पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं बोलूँगा तो ही, जब मैं बोलूँगा तो ही, अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब यहाँ पे कुछ बायबैक के दोस्तों हमारे लिमिट है, बायबैक के क्या है हमारे लिमिट है। ये जितने भी लिमिट लिखे हुए हैं ना दोस्तों, अभी मैं इन किसी भी लिमिट का कोई जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि आपको ये अभी फ़िलहाल ना उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन कराऊँगा ना, तो ही मैं ये 5 वाली जो कंडीशन है ना, वो आप लोगों को समझाऊँगा दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा-सा यार आप लोगों को पेशेंस बना के रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि यार ये चीज़ ना ऊपर-ऊपर से आपको बता दूँ और आपके सर के ऊपर से निकल जाए। यार उस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं। तो फिलहाल अभी हमने इतना कंडीशन समझ लिया है, ये कंडीशन हमारे लिए बहुत ही सफिशिएंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जितने भी कंडीशन है दोस्तों आपके 68 से और 70 के सेक्शंस में लिखे हुए हैं, और वही सारे के सारे कंडीशन देखो आपके ये मॉड्यूल में लिखे हुए हैं। देखो देखो, आप ये चाहो तो पढ़ सकते हो, आप ये चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो ज़रा यहाँ पे क्या लिखा है, ये बायबैक ऑथराइज होना चाहिए, ये क्या नाम है, ये मीटिंग पास होना चाहिए वगैरह वगैरह। 10% होगा तो क्या होगा, 10% से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे कंडीशंस, ठीक है कि नहीं। तो मैं इन सभी कंडीशंस का मैं जिक्र अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराऊंगा तो भी करूँगा, ताकि आप लोगों को बात समझ में आए। हमें रट्टा नहीं मारना है। यस यस सर, बिल्कुल हमें रट्टा नहीं मारना है। अब आ जाओ, अब जब कंपनी बायबैक करेगी तो कंपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेगी। अब कंपनी जब बायबैक करेगी ना दोस्तों, तो कंपनी यहाँ पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाली है वो ये करने वाली है भाई, देखो ना यार। कंपनी जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी तो कंपनी यहाँ पे ये करने वाली है, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज लिखी हुई है दोस्तों। सबसे पहली जर्नल एंट्री देखिएगा, सबसे पहली जर्नल एंट्री है, कंपनी तब ही बाय बैक कर सकती है जब शेयर्स क्या हो दोस्तों, फुल्ली कॉल्ड अप हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप पेड अप हैं दोस्तों, तो ही यहाँ पे बायबैक किया जा सकता है। पार्टली जो पेड अप शेयर्स होते हैं उनका बायबैक नहीं होता है। तो क्वेश्चन में साफ साफ आपको लिखा रहेगा कि भाई ये फलाना शेयर्स है और इसका कॉल्ड अप 10 रुपये का फेस वैल्यू था, 8 रुपये कॉल्ड अप है, तो 2 रुपये आपका अभी क्या है दोस्तों, वो कॉल नहीं किया गया था। तो जो पार्टली जो पेड अप होंगे वो आपको पहले उनको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहली जो जर्नल एंट्री है उसको ध्यान से समझिए, लिखा है कन्वर्जन ऑफ
पार्टली पेड, देखिए देखिए क्या लिखा है, बोलो भाई, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड इक्विटी शेयर इनटू फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर। तो जो पार्टली पेड है आप उनको पहले फुल्ली पेड अप में बनाएंगे। तो आप फुल्ली पेड अप जब इक्विटी शेयर्स की एंट्री करोगे तो क्या एंट्री करोगे बताओ, फाइनल कॉल वाली। आप लोग एंट्री यहाँ पे पास करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जब फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हो जाएगा तो आप एंट्री क्या करेंगे, तो आप एंट्री ये वाली करेंगे, है कि नहीं। कौन सी, नीचे वाली देखो यहाँ पे, फाइनल कॉल मनी रिसीव होगी तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये तो आप ऑलरेडी कितनी बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अच्छा, अब उसके बाद जब हम इक्विटी शेयर होल्डर को ये बताएंगे कि हम आपको पैसे देने वाले हैं, तो उसको हम बोलेंगे हम ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं, ड्यू की एंट्री। अगर हम उनको पार पे वापस कर रहे हैं, पार कहने का मतलब है, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर था और मैं वापस भी 100 रुपये कर रहा हूँ, मतलब बायबैक करने के दौरान मैं जो शेयर होल्डर है मैं उनको पेमेंट भी 100 रुपये दे रहा हूँ और शेयर वापस भी ले रहा हूँ। फिर से सुनिए यार, 100 रुपये देकर 100 रुपये का शेयर वापस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है दोस्तों, क्योंकि कैपिटल घट रही है भाई, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है यार। तो कैपिटल का रूल क्या होता है, इंक्रीज होने पर क्रेडिट, डिक्रीज होने पर डेबिट, सिंपल फंडा यार। और यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर हमारे पास लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट हो गया। अगर हम प्रीमियम पे करेंगे, प्रीमियम कहने का मतलब है कि 100 रुपीज़ है तो मैं वहाँ वहाँ पे वापस क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 100 के साथ कुछ, सॉरी, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ। मान लीजिए वो 20 रुपीज़ है, मान लीजिए वो कितने पैसे दे रहा हूँ यहाँ पे, 20 रुपीज़ दे रहा हूँ, बराबर कि नहीं। तो ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ये हमेशा फेस वैल्यू से होता है और प्रीमियम आपका 20 होगा। और यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर आपका यहाँ पे जो आ जाएगा, ये जो आपका दोस्तों इक्विटी शेयर होल्डर जो बंदा आ जाएगा, ये आपका टोटल कितने से आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 120 से। और प्रीमियम ऑन बायबैक क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम कहने का मतलब है हम एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं। ये तो चीज़ आप लोगों ने रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स में भी ज़रूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो टेंशन मत लीजिए। अब उसके बाद है दोस्तों क्रिएशन ऑफ CRR, ये एक तीसरी जर्नल एंट्री है। अभी तक हमने 2 एंट्री पढ़ी हैं, 2 एंट्री हमने क्या पढ़ी है, देखो ज़रा इधर। सबसे पहले हम फुल्ली जो पार्टली पेड अप होगा उसको फुल्ली पेड अप करेंगे। और उसके बाद जब अमाउंट ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को तो अब हम क्या करेंगे, अगर पार पे होगा तो कैसे करेंगे, प्रीमियम पे होगा कैसे करेंगे, ये भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है बराबर। अब उसके बाद है दोस्तों क्रिएशन ऑफ CRR। सर ये CRR क्या होता है, पहली बात तो CRR का फुल फॉर्म है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फिर से बोलो सर, हमने तो पहली बार तो बोला नहीं, आप कह रहे हो फिर से बोलो। ओके, तो बोलो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होता है दोस्तों। अच्छा, ये कैपिटल रिडम्पशन क्रिएट क्यों करना होता है, मैं इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा विद एग्जांपल। अभी फिलहाल इस एंट्री को क्या कर लो, सिर्फ देख लो। देखो मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख रखा है लेकिन इसको मैं बिल्कुल ही रिटर्न के अंदर समझाऊंगा। ये लिखा है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी कंपनी में जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है ना उनको सिक्योरिटी देने के लिए CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया जाता है। तो ये देखो अभी मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हैज़ लगा रहा हूँ। हैज़ बोले तो अभी इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बची हुई है तो मैं इसको बाद में समझाऊंगा, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल मत। तो CRR कैसे बनाया जाता है, जो फ्री रिजर्व होंगे और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा उस चीज़ से आपको हमारा यहाँ पे CRR तैयार हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, फ्री रिजर्व, सॉरी, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। अब ये CRR हमें बनाना कितना है, ये जो CRR है दोस्तों, ये CRR हमें यहाँ पे बनाना कितना है, ये कैसे पता चलेगा। तो CRR बनाने का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला ज़रा देखो, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल। मान लीजिए मैं 5 लाख रुपीज़ के शेयर बायबैक कर रहा हूँ, 5 लाख रुपीज़ के मैं शेयर बायबैक कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक तरीके से मैंने एग्जांपल ले लिया है। आप ऐसा समझ जाइए कि 5000 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू 100 है, तो 5 लाख रुपीज़ के मैं शेयर बायबैक कर रहा हूँ। और नए शेयर मैंने बाजार के अंदर जो है वो 3 लाख रुपीज़ के मैंने नए शेयर इशू करके मैंने मार्केट से पैसा रेज कर लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो डिफरेंस जो बैलेंस बचेगा आपका यहाँ पे 2 लाख रुपए दोस्तों,
वही आपका यहाँ पे सीआरआर बन जाएगा। घबराना नहीं है, ये तो मैंने कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको दी ही नहीं है। क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिकली तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। बस आप इस चीज़ को फिलहाल एक नज़र से देख लो और कुछ नहीं। अब आपको पता ही है दोस्तों यहाँ पे फ्री रिजर्व में क्या है, बराबर पहले बता दिया। अब ये जो सीआरआर होता है ना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है, इसका ना कुछ यूटिलाइजेशन होता है। इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, कंपनी में ना, कंपनी क्या करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ना बोनस शेयर देती है। क्या देती है? बोनस शेयर देती है दोस्तों। तो बोनस शेयर जब इशू किया जाता है ना, तो वहीं पे इस सीआरआर का यूज होता है। अगेन मैं यहाँ पे हैज लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पूरे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का बिल्कुल ही प्रैक्टिकल के साथ, एग्जाम्पल के साथ मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, पूरा पैसा वसूल। तो देखो, यहाँ पे लिखा है कि जो भी हमने यहाँ पे सीआरआर बनाया है, ओनली फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। यानी जो भी सीआरआर हमने बनाया है, जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जो भी हमने पैसे डाले हैं, अच्छा सीआरआर में हमने पैसे कहाँ से डाले हैं जरा देखना जरा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हमने फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा उठाया और हमने इसको सीआरआर में डाल दिया। तो जो भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं, उस पैसे का यूज सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर देने में किया जाएगा। तो बोनस शेयर जब आप दोगे तो क्या करोगे, सीआरआर को डेबिट कर दोगे। अगर और पैसे की कमी पड़ती है बोनस शेयर देने में, तो वो पैसा आप कैपिटल रिजर्व से ले लोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लोगे और फ्री रिजर्व से ले लोगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे ओनली कैश रियलाइज होना चाहिए। जब भी हम बोनस शेयर इशू करते हैं, तो बोनस शेयर इशू करते टाइम पे जो कैपिटल रिजर्व का जो हम पैसा यूज़ करते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व का पैसा जो हम यूज़ करते हैं, ये कैश रियलाइज होना चाहिए। क्वेश्चन साफ साफ इस बात को बोलता है। अगर कैश रियलाइज नहीं है तो इन दोनों को हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। तो यानी हमारी एंट्री क्या हो सकती है, हमारी एंट्री यहाँ पे सिर्फ ये हो जाएगी, सीआरआर डेबिट और फिर रिजर्व डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये बिल मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अभी हम कोई प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। जब तक हम प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नहीं कर लेंगे दो चार, तब तक हमारी बात अच्छी तरीके से नहीं आएगी समझ। अभी फिलहाल सिर्फ हम एक बार इसकी जेएलएनटी की रीडिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, तो घबरा मत जाना बिल्कुल कि अरे यार ये तो बहुत ही टफ है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हलवा सा टॉपिक है। अब जब आप क्या नाम है बोनस शेयर दे दोगे, तो एंट्री क्या होगी, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अगली एंट्री है दोस्तों कि अगर आप मार्केट में नए इक्विटी शेयर को इशू करोगे। देखो आपको सोर्स याद आ रहा है, दो सोर्स थे, बताना है, बताना बताना जल्दी बताओ। दो सोर्स थे, दो सोर्स कौन से थे यार, हम दो कौन से सोर्स से पैसा वापस करते हैं। पहला था फ्री रिजर्व, पहला भाई फ्री रिजर्व था। और दूसरा क्या है, फ्रेश इशू। अगर हम फ्रेश इशू करेंगे, फ्रेश मतलब नया शेयर इशू करोगे, नए शेयर में आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, डिबेंचर नहीं कर सकते, ये भी रूल है। तो अगर आप न्यू शेयर इशू करोगे पार पे, तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लीजिए 100 रुपये का शेयर 100 में कर रहे हो, भाई प्रीमियम में कर रहे हो, 100 का शेयर 120 में कर रहे हो, तो क्या एंट्री होगी यार भाई, 120 बैंक में आएंगे, 100 रुपये यहाँ, 20 रुपीज़ यहाँ, लो मौज हो गई। समझ में आया क्या? कितनी एंट्रियाँ सीखी है बोलो? अभी हमने सिर्फ 5 एंट्रियाँ देखी हैं। यही सारी एंट्रियाँ बार बार रिपीट होंगी, बस जो भी क्वेश्चन होगा, बस सभी क्वेश्चंस में इस एंट्री से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखो पहली एंट्री क्या थी, बोलो जल्दी बोलो, पहली एंट्री क्या थी? पहली एंट्री थी सर फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दो। दूसरी एंट्री है इक्विटी शेयर होल्डर को कितना अमाउंट देना है, पार पे देना है या प्रीमियम पे देना है। तीसरी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं बाद में समझेंगे। और चौथी एंट्री सीआरआर का यूज क्या होता है, बाद में समझेंगे। अभी तो हमने सिर्फ एंट्री को यहाँ पे पढ़ लिया बस, और कुछ नहीं, रीडिंग कर ली। नए शेयर इशू करेंगे तो ये होगा सर, वो मजा आ गया। अच्छा नया शेयर कितना इशू करना है, उसका ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन हमसे खुद बोलेगा कि नया शेयर कितना इशू करना है, और नहीं बोलेगा तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे कि नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू, ओके, अमाउंट रिक्वायर्ड एज कैपिटल माइनस में सीआरआर डिवाइड में इशू प्राइस। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को भी हम प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। अभी सिर्फ रीड करके छोड़ दो, बोल रहा हूँ जितना बोल रहा हूँ सिर्फ इतना, बस 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 बस, और कुछ नहीं। अच्छा 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 अच्छा, अब इधर आ जाओ। अगला है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या भला है? बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनो इधर। आपको पता है बैलेंस शीट के बारे में, बैलेंस शीट में इस तरफ लाइबिलिटी है और इस तरफ एसेट्स है।
मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना रहा हूँ, जबकि कंपनी का बैलेंस शीट तो वर्टिकल बनता है। तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। इस बैलेंस शीट की लायबिलिटी की तरफ में आपको यहाँ पे फ्री रिजर्व मिलेंगे। सर फ्री रिजर्व में क्या होता है? जनरल रिजर्व, P&L, सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह वगैरह। आपको पता है ये जितने भी फ्री रिजर्व होते हैं ना, ये हकीकत में ये सारे के सारे जो फ्री रिजर्व यानी कि जो प्रॉफिट का पैसा होता है, ये किसी न किसी टर्म्स में होता है। टर्म्स में यानी कि ये सभी के सभी फ्री रिजर्व कैश या बैंक बैलेंस के नाम से होंगे। मतलब ये फ्री रिजर्व लाइबिलिटी साइड तो लिखा है, लेकिन रियलिटी में जो उनका पैसा होता है वो कहाँ पे होता है? कैश या बैंक बैलेंस में होता है, या तो कहीं पे ये इन्वेस्टमेंट में होता है। यानी कंपनी ने जो पैसा कमा रखा है, जो पैसा फ्री रिजर्व में रख रखा है, एक्चुअल में वो फ्री रिजर्व में कंपनी अपने बिल्डिंग में थोड़ी ना रखती है भाई। जो पैसा कंपनी ने कमाया है वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी इन्वेस्टमेंट कर देती है, या तो कैश या बैंक बैलेंस में रखती है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो कंपनी फ्री रिजर्व को यहाँ पे क्या करेगी? रियलाइज करेगी। यानी कि फ्री रिजर्व का पैसा कहाँ पड़ा हुआ है? इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है वही पैसे। तो अगर इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है तो कंपनी अपने इस इन्वेस्टमेंट को बेचती है और फ्री रिजर्व से पैसा वसूल हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो इन्वेस्टमेंट के रूप में फ्री रिजर्व का पैसा होता है। तो कंपनी उस इन्वेस्टमेंट को क्या करेगी दोस्तों? रियलाइज करेगी। रियलाइज यानी कि बेचने की बात करेगी। तो कंपनी अगर उसको बेचेगी तो एंट्री क्या होगी? देखो जरा ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट। मेरी बात ध्यान से सुनिए। इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 1000 रुपीज़ का है। अगर कंपनी ने रियलाइज किया है 900 रुपया, तो कंपनी को यहाँ पे 100 रुपये का लॉस हो गया। अगर लॉस होगा तो क्या होगा? P&L डेबिट हो जाएगा। P&L डेबिट हो जाएगा भाई अगर लॉस होगा तो। जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट पे लॉस भी हो सकता है। आप तो 12th क्लास से सीखते आ रहे हो। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट एट मार्केट प्राइस। कॉस्ट कितनी? 1 लाख है, मार्केट प्राइस 90,000 होगी। लो बन गया ना पोपट, यहाँ पे पप्पू बन गए ना। 10,000 का हमारा लॉस हो गया है। तो लॉस होगा तो डेबिट होगा। हाँ, प्रॉफिट भी तो हो सकता है। मान लो ना भाई, मान लो ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में हमारे जो रियलाइज हुआ है 1200 रुपये हुआ है। बुक वैल्यू 1000 थी तो 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होगा तो क्या करोगे? प्रॉफिट होगा तो भैया यहाँ पे P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पप्पू सी एंट्री थी यार ये। नेक्स्ट वन पे आ जाओ। नेक्स्ट वन, राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। ये प्रीमियम ऑन बायबैक क्या होता है? मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 5 लाख के हैं, जितने रुपए के हम शेयर बायबैक कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 5,000 शेयर हैं, 100 रुपये की फेस वैल्यू है ये। लेकिन हम इसके ऊपर 50,000 फालतू का पैसा दे रहे हैं। मान लीजिए 5,000 शेयर है, 10 रुपये हम क्या दे रहे हैं दोस्तों? प्रीमियम दे रहे हैं। प्रीमियम समझ में आ रहा है? आप लोगों ने ग्रुप 1 में ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है कि प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। तो टोटल पैसा हमारे हमने यहाँ पे शेयर होल्डरों को 5,50,000 देने हैं। तो कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा दे दी है जिसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। बोलो ना यार, प्रीमियम ऑन, मैं तुमको देख रहा हूँ, जल्दी बोलो। प्रीमियम ऑन बायबैक बोलते हैं। तो उस प्रीमियम ऑन बायबैक को कंपनी क्या करती है दोस्तों? राइट ऑफ करती है। और राइट ऑफ कैसे करेगी? आपने ग्रुप 1 में भी सीख रखा है भाई। राइट ऑफ कैसे करेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है? 30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर 50,000 पड़ा हुआ है तो आप ये एंट्री कर दोगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है तो पूरी एंट्री ऐसे हो जाएगी। देखो जरा ध्यान से, ये और ये लो भाई हो गई। एंट्री क्या हुई? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। समझ में आया? प्रीमियम ऑन बायबैक एक तरीके से हमारा लॉस है दोस्तों, कैपिटल लॉस है। और सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरीके से हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। वैसे मान लीजिए, तो ये हो गया। अगर मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम में आपको, आपके पास सिर्फ कितने पैसे पड़े हुए हैं? आपके पास यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में जो दोस्तों, वो 50 ईयर बहुत सारे पैसा नहीं है। मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास 30,000 पैसा पड़ा हुआ है। तो बाकी का पैसा आप कहाँ से ले लोगे? फ्री रिजर्व से ले लोगे। तो अगर आपके पास अंधा पैसा पड़ा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो पहली प्रायोरिटी भैया आप लोगों को, फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा पैसा लेना है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो, सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे ना हो तो ही फ्री रिजर्व से लेना है, सेकंड प्रायोरिटी है। उसके बाद आ जाओ लास्ट वाले में। अब हम फाइनली इक्विटी शेयर होल्डरों को पैसा देंगे। कंपनी वाले पुराने इक्विटी शेयर होल्डरों को पैसा देंगे और बोलेंगे ला अपना शेयर वापस कर, और अब तू शेयर होल्डर नहीं रहा। तो पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डरों को। एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लीजिए, अभी हमने ये जर्नल एंट्री की बात कर ली है। देखो, अभी आज की क्लास के अंदर ना दोस्तों,
मैं आप लोगों को ना थोड़ा बहुत ही पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम ही कंटेंट रखा है मैंने, क्योंकि ये भी ना फर्स्ट क्लास है आपकी बाय बैक, बराबर की नहीं है। नेक्स्ट क्लास से दोस्तों थोड़ा सा हमारा टाइम बढ़ जाएगा। ओके, अभी मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायद 30 मिनट या 1 आवर के आसपास हुए होंगे। नेक्स्ट टाइम से दोस्तों आपका टाइम जो होगा वो थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए मैं इतना रख रहा हूँ। अगली क्लास में हम लोग पता है क्या करने वाले हैं? अगली क्लास में हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। कॉन्सेप्ट किस चीज़ का समझने वाले हैं? कि जब नया शेयर इशू करेंगे तो कैसे करेंगे। और वो जो सीआरआर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वाला, ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है वो क्यों बनाया जाता है, क्या रीज़न होता है, हम ये कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवीजन और कॉन्सेप्ट समझेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का, और उसके बाद हम आपके डायरेक्ट ही बुक के क्वेश्चन उठाएंगे और बुक के क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? यस सर, हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर। रिवीजन करते रहें, अपना ख्याल रखते रहें दोस्तों, सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।